हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बुक पर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉमन इमिटर बीजेटी एम्पलीफायर के लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में। और इस वीडियो में उसमें हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को कैसे इनपुट आरसी सर्किट रिएक्ट करता है वो देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आपने स्किप किया या बीच में स्किप किया या मिस किया या फिर वीडियो बीच में ही छोड़ दिया तो आपको आइडिया क्लियर नहीं होगा और आप इसमें आपका नुकसान है। तो प्लीज़ अगर आपको सीखना है तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस अगर और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन के आगे बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। तो मेरे चैनल से रिलेटेड जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी के चलो अ, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ सी यानी कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में कॉमन इमिटर बीजेटी एम्पलीफायर लो फ्रीक्वेंसी को कैसे रिस्पांस करते हैं देखेंगे। तो अगर हम इनपुट में लो फ्रीक्वेंसी इनपुट दिया तो 3 हाई पास आरसी सर्किट्स रहते हैं जो कि एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं बीजेटी को इनपुट साइड में। आउटपुट और बाईपास 3 हाई पास आरसी सर्किट्स रहते हैं सर्किटर में, यानी कि उनके थ्रू पास करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को वो एटेन्यूएट यानी कि वो ब्लॉक करते हैं लो फ्रीक्वेंसी को। इसलिए उनको हाई पास आरसी सर्किट्स कहा जाता है। और वो इसके कारण वो लो फ्रीक्वेंसी में बीजेटी एम्पलीफायर का जो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज गेन है उसको अफेक्ट करता है, यानी कि उसको वेरी वेरी लेस करता है। हम देखेंगे डायग्राम में। अभी मैं डायग्राम निकालता हूँ। तो ये हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का सर्किट है। कॉमन एमिटर बीजेटी एम्पलीफायर का ये सर्किटरी है। तो इसमें ये जो सी लो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, पहले हम हाई फ्रीक्वेंसी बात करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, हाई फ्रीक्वेंसी इनपुट में क्या होता था कि ये आरसी सर्किट है, इसमें ये आर जो है ये वोल्टेज ड्रॉप करता था, यानी कि ये आर यहाँ पे ये R1 ये R2, साथ ही साथ ये RC ये RC ये RE, ये सभी जो रेजिस्टर्स है, और RL भी, लोड भी, और वोल्टेज सोर्स, और ये बीजेटी भी इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप करता था। बीजेटी में इंटरनल उनके जंक्शन कैपेसिटेंस सी बी सी और सी बी ये भी इंटरनली वोल्टेज ड्रॉप करते थे, और स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस के कारण भी हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता था, जिसके कारण हमको एक प्रॉपर यानी कि एक प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज गेन नहीं मिलता था। तो हाई फ्रीक्वेंसी में, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी में इसके विपरीत होता है। लो फ्रीक्वेंसी इनपुट में क्या होता है, ये आरसी सर्किट में का ये जो सी है, यानी कि कैपेसिटर जो एक्सटर्नली कनेक्टेड रहते हैं, C1 C2 और ये तीनों भी C1 C2 और सी ये जो है ये वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। हम इनपुट इनपुट के बारे में
इनपुट आरसी सर्किट के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो इनपुट आरसी सर्किट में क्या होता है, तो ये जो C1 है, ये जो C1 ये वोल्टेज ड्रॉप करता है, क्योंकि इसका जो अकॉर्डिंग टू रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या फॉर्मूला है, 1/2πfc। अभी 2 पाई और सी तो कांस्टेंट है, तो एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर डाउन हो गया, फ्रीक्वेंसी लो हो गया, तो ऑब्वियसली कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा। और इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन मैक्सिमम होने के कारण यहाँ पे जो अक्रॉस C1 वोल्टेज ड्रॉप, अक्रॉस C1 वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा। और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो गया, तो जो इनपुट में हम सिग्नल दे रहे हैं Vin, और आउटपुट में इस बेस बीजेटी के जो बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल पर यहाँ पे हमको जो इनपुट सिग्नल है वो कम मिलेगा, यानी कि C1 कम पास करेगा, तो यहाँ पे वेरी वेरी लेस इनपुट सिग्नल रिसीव होगा या बेस टर्मिनल में बीजेटी के। अभी इनपुट आरसी सर्किट हम इसकी बात करेंगे। इनपुट आरसी सर्किट में तो क्या होता है, इनपुट आरसी सर्किट में द कैपेसिटर C1 connected in series with AC input source has large capacitance value as compared with that of internal junction capacitances of BJT। इस AC input series, इसके series में C1 जो है कनेक्टेड है, वो जो है ये इसके यहाँ पे जो जंक्शन कैपेसिटेंस है, दो जंक्शन कैपेसिटेंसेस है बीजेटी के, उसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू वेरी वेरी लार्ज रहती है, यानी कि लार्ज वैल्यू रहती है इनकी। एक्सटर्नली जो भी कनेक्टेड कैपेसिटर्स है उनकी वैल्यू लार्ज रहती है। बट एट लो फ्रीक्वेंसी C1 ऑफर्स वेरी हाई कैपेसिटेंस रिएक्टेंस XC1। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को, जैसा कि मैंने बताया, C1 जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC1 वो उसका हाई हो जाता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी को लो किया तो हमारा C1 का जो रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, वेरी हाई होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स वाई अगर उसका रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी इंक्रीज होता है। दैट्स वाई वेरी लेस इनपुट सिग्नल रिसीव्ड अक्रॉस इनपुट रेजिस्टेंस आर इन ऑफ द बीजेटी एट द बेस। यानी कि अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसका मतलब क्या है कि इनपुट से हमने जो सिग्नल दिया है वो बीजेटी के जो बेस टर्मिनल में आर इन रहता है, इनपुट रेजिस्टेंस रहता है, आर इन बीजेटी के बेस टर्मिनल पर जो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस रहता है, उसके अक्रॉस जो जो सिग्नल आने वाला है उतना आता नहीं है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वेरी वेरी लेस सिग्नल हमको रिसीव होता है बीजेटी के बेस टर्मिनल पर। और वो आरिन आरिन क्या है मैं बताता हूँ। आरिन कितना है, R1 पैरेलल्स R2 पैरेलल्स आरिन बेस। अब ये आरिन बेस क्या है कि बेस, ये जो एक्सटर्नल जो बेस का जो एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से जो इंटरनल बेस के रीजन के अंदर का जो इंटरनल पॉइंट है, उसके जो बीच में का जो रेजिस्टेंस है, ये है आरिन। वेरी वेरी स्मॉल रहता है आरिन बेस। और ये R1 और R2 ये वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क के रेजिस्टेंस है, ये एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं, और ये भी, और आरिन बेस ए भी इनके पैरेलल में है। तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो होगा आरिन हमारा। और ये अक्रॉस आरिन जो बेस टर्मिनल पर हम उसको लेते हैं, तो अक्रॉस आरिन जो टोटल रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस,
उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमको मिलता है या सिग्नल मिलता है वो वेरी वेरी लेस मिलता है। किसके कारण? तो यहाँ इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आने के कारण, C1 के अक्रॉस। Base voltage across Rin is given by Vb is equal to Rin divided by Xc1 plus Rin into Vn। अभी Rin के अक्रॉस जो बेस वोल्टेज हमको मिलता है, यानी कि सिग्नल वेरी वेरी लेस मिलता है, इनपुट सिग्नल, वही बेस वोल्टेज। तो वो बेस वोल्टेज कौन सी फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं? Vb इज इक्वल टू Rin डिवाइडेड बाय Xc1 प्लस Rin इंटू Vn। यानी कि आर्यन जो है वो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे, आर्यन क्या है? R1 पैरेलल्स, R2 पैरेलल्स, आर्यन बेस, इनका जो टोटल वैल्यू निकल के आता है वो आर्यन है। तो ये जो आर्यन है, आर्यन आर्यन डिवाइडेड बाय Xc1 प्लस आर्यन इंटू Vn, ये वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला है उसके। और इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। कभी मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा इसको। तो जो बेस वोल्टेज है उसके आर इन के अक्रॉस हम कैलकुलेट करते हैं। तो आर इन ये न्यूमरेटर साइड में आता है और डिनोमिनेटर साइड में आर इन डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि Xc1 और वो आर इन की सीरीज में आता है। तो Xc1 प्लस आर इन और इनटू फीन, फीन यानी कि इनपुट वोल्टेज। तो ये इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमको बेस वोल्टेज मिलता है, बेस पर जो आने वाला वोल्टेज हो। फर्दर मोर, एट लो फ्रीक्वेंसी BJT इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंसेस एज वेल एज कैपेसिटर C2 also offers high reactance XC2। उसके बाद में लो फ्रीक्वेंसी को BJT के जो इंटरनल जंक्शन कैपेसिटेंस CBC और CBE है, और उसके साथ साथ C2 और उसके साथ साथ CE भी, एमीटर बाईपास कैपेसिटर, वो सभी ये जो कैपेसिटर्स है वो भी लो फ्रीक्वेंसी में हाई रिएक्टेंस ऑफर करते हैं सिग्नल को। तो उसके कारण ये सभी का जो मिला जुला असर होता है, उसके कारण क्या होता है कि हमको आउटपुट में वेरी मच वेरी वेरी लो आउटपुट सिग्नल रिसीव होता है, यानी कि ना के बराबर। और इसके कारण जो है हमको ना के बराबर यानी कि वेरी मच रिड्यूस्ड ओवरऑल इन आउटपुट वोल्टेज गेन मिलता है, यानी कि आउटपुट गेन वोल्टेज गेन ना के बराबर मिलता है। और इनपुट रेजिस्टेंस जो है बीजेटी का बेस पर, वो इस वो ऐसा कैलकुलेट करते हैं जो मैंने बताया, आर इन इज इक्वल टू R1 पैरेलल्स R2 पैरेलल्स आर इन बेस। तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो बीजेटी का बेस पर का जो बेस टर्मिनल पर का जो बीजेटी का इनपुट रेजिस्टेंस, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं हम। व्हेन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इन एम्पलीफायर्स रिस्पॉन्स reaches when critical frequency in amplifier's response reaches, output voltage becomes 70.7% of its mid range value। यानी कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी हमने लो रखा है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाया, इंक्रीज करने लगे, तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उस पॉइंट पर हमको जो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में जितना हमको समझो 100% हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में जितना आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसका 70.7% आउटपुट वोल्टेज हमको उस पॉइंट पे, यानी कि उस क्रिटिकल पॉइंट पर हमको मिलता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे हमको मिड रेंज जो वैल्यू है आउटपुट वोल्टेज का, उसका 70.7% आउटपुट वोल्टेज मिलता है।
और उसको उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस कंडीशन ऑकर्स इन द इनपुट आरसी सर्किट व्हेन XC1 इज इक्वल टू RAN। और इस कंडीशन पर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे क्या होता है कि हम अगर कैलकुलेट किया भी तो RN जो है, जैसे RN हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो हमको वैल्यू मिली है RN, ये RN के बराबर XC1 यानी कि C1 का रिएक्टेंस की वैल्यू RN के बराबर हो जाती है, यानी कि XC1 इज इक्वल टू RN। और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं तब उस जहाँ पे होते हैं उसको क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज भी अच्छा खासा यानी कि 70.7% मिलता है, मिड रेंज वैल्यू के 7.7%। और वोल्टेज गेन इन टर्म्स ऑफ डेसिबल एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। डेसिबल ये क्या है? ये गेन यूनिट है गेन मेजर करने का इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। तो हम दो दो पावर या फिर दो वोल्टेजेस को हम अगर कंपेयर करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो वो डेसिमल में आता है। जैसा कि और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है डेसिबल में, लॉग ऑफ दो पावर का कंपैरिजन करने, लॉग ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर या फिर लॉग ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो हमको जो गेन मिलने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ डेसिबल मिलता है। या जैसा कि यहाँ पे 20 लॉग ऑफ फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन, यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किया है फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन, यानी कि इसका रेशो निकाला। ए फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन ये नथिंग बट क्या है? वोल्टेज गेन है। तो वोल्टेज का हम वोल्टेज क्वांटिटी का अगर हम ये करेंगे कंपैरिजन, वोल्टेज क्वांटिटी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज का हम अगर उसका लॉगरिथमिक फंक्शन निकालेंगे तो वो गेन तो गेन इन टर्म्स ऑफ डेसिबल हो जाता है। इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज के जब हम वोल्टेज का कंपैरिजन करते हैं, जब पावर्स का कंपैरिजन करते हैं तो 10 लॉग आता है। तो यहाँ पे वोल्टेज का हम वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज गेन देख रहे हैं, तो 20 इंटू लॉग ऑफ फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में कितना है? फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन नथिंग बट ये क्या है? वोल्टेज गेन कितना मिलता है? 0.7077%, यानी कि 0.707। और इसका अगर हम लॉग टेबल में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो -3 आता है, इज इक्वल टू -3 डेसिबल। यानी कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हमको जो वोल्टेज गेन मिलता है वो -3 इन टर्म्स ऑफ डेसिबल -3 डेसिबल्स मिलता है। और hence the frequency fc at which the overall gain is 3 decibel less than at mid range is called the lower cutoff frequency। और जहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी fc पर जहाँ पे क्या होता है कि के मिड रेंज वैल्यू में जितना गेन होता है उसका 3 डेसिबल लेस गेन मिलता है। ओवरऑल गेन जो हमको मिलता है वो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में जो गेन मिलने वाला है उसका 3 डेसिबल हमको कम मिलता है कट ऑफ एफ सी यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। हेंस एट ए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी hence at lower cutoff frequency xc1 is equal to 1 upon 2 pi fc into c1 is equal to rin। xc1 ए rin के लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? तो xc1 और rin ये इक्वल हो, इनकी वैल्यू इक्वल होती है, तो ये इज इक्वल टू rin लिया। और xc1 कौन से फॉर्मूला से देते हैं? जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे
यहाँ पे एक्स सी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, एक्स सी इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस मेजर करने का, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। तो उसी प्रकार एक्स सी वन क्या होता है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। एफ सी ए क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को, एफ सी इंटू सी वन इज इक्वल टू आर इन। फिर ये एफ सी को इधर लेते हैं और एक्स सी वन को इधर डिनोमिनेटर साइड पर रखते हैं, तो इंटरचेंज करके क्या आएगा, एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एक्स सी वन, यहाँ पे लिया एक्स सी वन इंटू सी वन, यानी कि एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, और एक्स सी वन की वैल्यू क्या है, जो कट ऑफ फ्रिक्वेंट लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में क्या आती है, एक्स सी वन इज नथिंग बट आर इन प्लस आर एस, यानी कि आर एस प्लस आर इन इंटू सी वन, यानी कि एक्स सी वन इज इक्वल टू आर इन हो जाता है ना। अभी आर एस एक क्या है ये देखेंगे, तो ये सिग्नल सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो होता है, वो भी आर इन के सीरीज में होता है। तो हर एक सोर्स का जो वोल्टेज सोर्स है हम फीन उसका जो है ये आर एस ए इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और उसको भी हम इसके ये अकाउंट में लिए यहाँ पे। तो 2 पाई इंटू आर एस प्लस आर इन, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया इंटू सी वन। तो एक्स सी वन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में एक्स सी वन इज इक्वल टू आर एन है, यहाँ पे हम आर इन प्लस आर एस भी कह सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी ऐसा लिया है। और टू यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पूरा ही इनपुट का लिया है, आर एस प्लस आर इन इंटू सी वन, और आर इन तो मालूम है, आर वन प्लस आर टू पैरेलल आर इन बेस। The value of voltage gain at mid-range value is assigned as 0 डेसिबल गेन। अभी इसको हम प्रूव करेंगे कि हमने तो देखा कि कैसा मिड रेंज वैल्यू में हमको -3 डेसिबल वोल्टेज गेन मिलता है, लेकिन सॉरी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमको -3 डेसिबल वोल्टेज गेन मिलता है, लेकिन अ, अगर हम मिड रेंज फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हमको मिड रेंज फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वहाँ पे हमको जो वो आउटपुट वोल्टेज गेन मिलता है वो 0 डेसिबल मिलता है। इसको हम देखेंगे कैसा मिलता है। तो एट मिड रेंज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्स सी वन इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स सी वन ए जो है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी, अभी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में इसका थोड़ा बहुत तो ये जो है इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस सी वन जो है इसका थोड़ी वैल्यू रहेगी, लेकिन एट मिड रेंज क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एट मिड रेंज क्या होता है, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस एक्स सी वन की वैल्यू ये कितना, नियरली इक्वल टू 0, यानी कि इज इक्वल टू 0 भी क्या चलेगा, यानी कि ये टोटली शॉर्टेड होता है। सी वन मिड रेंज वैल्यू में टोटली शॉर्टेड होता है, तो जितना हम इनपुट में वोल्टेज देंगे पूरा का पूरा वोल्टेज हमको आउटपुट मिलता है अक्रॉस आर एल। तो हमको, क्योंकि ये शॉर्ट होता है, सी वन शॉर्टेड हो रहता है, क्योंकि अगर हमने फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फार्मूला के जरिए अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, इंक्रीज किया यहाँ पे, तो जैसा जैसे इंक्रीज करेंगे एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जैसा जैसे इंक्रीज करेंगे एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी डिक्रीज होगा, रिएक्टेंस डिक्रीज होगा, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज होते होते ये शॉर्ट शॉर्टेड होगा एट मिड रेंज वैल्यू में, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में, इनपुट फ्रीक्वेंसी में ये सी वन शॉर्टेड होगा, तो एक्स सी वन इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पे क्या होता है कि
अगर XC1 0 होगा तो हेंस फी आउट इज डिवाइडेड बाई फी इन इज इक्वल टू 1, यानी कि जितना हम इनपुट में वोल्टेज देंगे पूरा का पूरा आउटपुट में उतना ही वोल्टेज मिलेगा। यानी कि समझो इनपुट में वोल्टेज है मान लीजिए 100, तो वी आउट में 100 आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1, हेंस वी आउट डिवाइडेड बाई वी इन इज इक्वल टू, यानी कि वोल्टेज गेन 1 मिलेगा, इज इक्वल टू 1 यूनिटी, दैट इज वोल्टेज गेन ए वी इज इक्वल टू 1, हेंस दिस DC dB इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ डेसिबल हम देखेंगे log ऑफ 10 log टू द बेस 10 ऑफ फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन, यानी कि वोल्टेज गेन के कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, यानी कि फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन हमने जैसे देखा 1 है, log टू द बेस 10 ऑफ 1, log ऑफ 1, log टेबल में जाएंगे तो लॉग टेबल में लॉग ऑफ 1 का आंसर होगा 0, तो इसलिए 0 डेसिबल, सो दैट वोल्टेज गेन, एक मिनट, वोल्टेज गेन AV इन टर्म्स ऑफ डेसिबल एट मिड रेंज फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय AV मिड रेंज इज इक्वल टू 0 डेसिबल, यानी कि नहीं, लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 रहेगा, और 0 इंटू एनीथिंग, ये यहाँ पे 20 रह गया, 20 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ फी आउट डिवाइडेड बाई फी इन, ठीक है। तो यहाँ पे 20 इंटू 0 इंटू एनीथिंग, एनीथिंग यानी कि 20 भी रहेगा कितना भी रहेगा तो भी 0 ये आएगा ना आंसर, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, so that voltage gain AV in terms of decibel in at mid range frequency is given by AV mid range is equal to 0 डेसिबल, इसलिए हमको मिड रेंज वैल्यू जो है वोल्टेज गेन की वो 0 डेसिबल होती है, देयरफॉर एट फ्रीक्वेंसी बिलो मिड रेंज द वोल्टेज गेन इज कंसिडर्ड है नेगेटिव वोल्टेज गेन। अभी 0 के नीचे अगर हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया, मिड रेंज में हमको हाई मिड रेंज फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसके बाद अगर हमने कम कम किया फ्रीक्वेंसी को तो अगर फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो जो हमको वोल्टेज गेन मिलने वाला है 0 से नीचे मिलने वाला है, यानी कि 0 से लेफ्ट साइड, यानी कि अगर हम 0 के अंडर जाएंगे, 0 के नीचे जाएंगे तो कितना होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए जो भी वोल्टेज गेन मिलेगा वो नेगेटिव वोल्टेज गेन मिलेगा। मिड रेंज से भी हमने फ्रीक्वेंसी को कम किया तो at EFC the input RC circuit reduces the overall voltage gain by 3 डेसिबल, और एट FC यानी कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हम जो इनपुट RC सर्किट है वो ओवरऑल वोल्टेज गेन 3 डेसिबल से कम करके देता है, यानी कि -3 डेसिबल, 0 डेसिबल तो मिड रेंज में मिलता है, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को हमको -3 डेसिबल इनपुट RC सर्किट रिड्यूस करके देता है। इफ द फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूज टू डिक्रीज बिलो FC द ओवरऑल वोल्टेज गेन आल्सो डिक्रीज, अगर हम FC यानी कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बाद भी हमने फ्रीक्वेंसी को कम कम करते गए हम, तो तो उसके बाद जो हमको वोल्टेज गेन मिलता है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमको वोल्टेज गेन भी, ओवरऑल वोल्टेज गेन भी कम कम होते जाता है, यानी कि, और यह जो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज गेन का भी कम कम होना, इसको हम कहते हैं वोल्टेज गेन रोल ऑफ, दिस डिक्रीज इन वोल्टेज गेन विथ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वोल्टेज गेन रोल ऑफ। जैसा जैसा हम फ्रीक्वेंसी कम कम करते जाएंगे FC के बाद, तो वैसे वैसे जो हमारा ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो भी वैसे वैसे ही कम कम होते जाएगा, डिक्रीज डिक्रीज होते जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वोल्टेज गेन रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर ईच 10 टाइम्स रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी बिलो FC देयर इज 20 डेसिबल रिडक्शन इन वोल्टेज गेन, ये भी हम प्रूव करेंगे। हर एक 10 टाइम्स रिडक्शन किया हमने
एफसी के बाद, एफसी के नीचे, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के नीचे हम हर एक 10 टाइम्स, यानी कि समझो एफसी को 100 है, वोल्टेज गेन मान लीजिए 100 है, नहीं नहीं, एफसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी 100 है, तो 10 टाइम्स रिडक्शन, यानी कि हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स कम किया, यानी कि 10 किया, 100 का 10 टाइम्स कम करना यानी कि 10 किया, तो 10 अगर फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमको वोल्टेज गेन भी, वोल्टेज गेन में 20 डेसिबल का रिडक्शन आएगा, यानी कि 3 डेसिबल माइनस 3 डेसिबल तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को मिलता है, उसके बाद हमको 20 डेसिबल का रिडक्शन, -3 माइनस 20 डेसिबल का रिडक्शन आएगा वोल्टेज गेन में। बाद में से भी 10 फ्रीक्वेंसी 10 वैल्यू है, उसके बाद हम 10 टाइम्स कम करेंगे, यानी कि वन 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 वैल्यू पर, फ्रीक्वेंसी की 1 वैल्यू हो गई, तो और 20 टाइम्स 20 डेसिबल का और रिडक्शन होगा वोल्टेज गेन में। एट, इसको बोलते हैं वोल्टेज गेन रोल अप एट एफ सी, XC1 इज इक्वल टू आर इन, सो दैट सो सो दैट 0.1 एफ सी फ्रीक्वेंसी, एफ सी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को XC1 इज इक्वल टू आर इन होता है, तो अगर हमने 10 टाइम्स रिडक्शन किया फ्रीक्वेंसी में, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के 10 टाइम्स रिडक्शन किया, यानी कि 0.1 एफ इंटू एफ सी, यानी कि एफ सी डिवाइडेड बाई 10, या फिर 0.1 मल्टीप्लाइड बाई एफ सी, तो XC1 की वैल्यू बढ़ती है। हमने देखा कि एट लो फ्रीक्वेंसी C1 के रिएक्टेंस जो है वो वेरी वेरी हाई होता है, यानी कि XC1 की वैल्यू बढ़ती है, वो कितनी होती है, 10 टाइम्स आर इन होती है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का आर इन के बराबर है, तो XC1 की 0 एफ सी डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.1 एफ सी को XC1 की वैल्यू 10 टाइम्स आर इन हो जाती है, तो अगर हम XC1 अगर 10 टाइम्स आर इन हुआ, तो हमको जो सिग्नल मिलने वाला है वो आउटपुट की तरफ नहीं जाएगा, अक्रॉस आर एल नहीं जाएगा, तो हमको जो सिग्नल मिलने वाला है वो बेस टर्मिनल पर ही आके रुकेगा, यानी कि आगे पास ही नहीं होगा, तो क्योंकि बेस टर्मिनल को ही हमको वेरी वेरी लेस इनपुट सिग्नल मिलता है, तो हम बेस टर्मिनल को हम वीबी बेस वोल्टेज निकाले थे, तो उसको ही आउटपुट वोल्टेज मान के चलेंगे, क्योंकि आगे तो आउटपुट मिलने वाला है नहीं, तो बेस वोल्टेज को ही आउटपुट वोल्टेज मान के चलेंगे, तो वी आउट यानी कि फी बी डिवाइडेड बाई फी इन, फिर फी बी तो क्या है, आर इन डिवाइडेड बाय आर, क्या है वो, आर इन डिवाइडेड बाय XC1 प्लस आर इन इंटू फी इन, ए वी बी का जो वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला के हिसाब से हमने बेस वोल्टेज निकाला, तो उसका इंटू वी इन, और वी इन गेट्स कैंसल्ड, तो आर इन डिवाइडेड बाई XC1 प्लस आर इन, और एक्स इन की वैल्यू पुट करेंगे 10 आर इन प्लस आर इन डिवाइडेड बाई 10 आर इन प्लस आर इन, तो हमको आंसर आएगा 0.1। अभी इन टर्म्स ऑफ डेसिबल हम जो है एट 0.1 एफ सी, 0.1 एफ सी यानी कि 10 टाइम्स रिडक्शन किया हम फ्रीक्वेंसी का, तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डेसिबल क्या वोल्टेज गेन मिलता है, 20 लॉग ऑफ फी बी डिवाइडेड बाई फी इन इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ 0.1, और लॉग टेबल में जाएंगे 0.1 का लॉग, इसकी वैल्यू जो है ये शायद -1 आएगा, लॉग ऑफ 0.1 का लॉगरिथमिक टेबल में हम वैल्यू देखेंगे, तो -1 इंटू 20 इज इक्वल टू -20 डेसिबल, तो इस प्रकार -20 डेसिबल का हर 10 टाइम्स रिडक्शन फ्रीक्वेंसी में किया,
एफ सी के बाद, तो उस -20 डेसिबल का रिडक्शन आएगा, आएगा ही आएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, फेज शिफ्ट फॉर इनपुट आरसी सर्किट एट लो फ्रीक्वेंसी। अभी फेज शिफ्ट कितना है, इनपुट आरसी सर्किट लो फ्रीक्वेंसी को कितना फेज शिफ्ट देता है, तो एट लोअर फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यूज ऑफ XC1, जैसा कि मैंने मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी XC1 की वैल्यू ज़्यादा रहती है, कॉज अ फेज शिफ्टर टू बी इंट्रोड्यूस एट द आउटपुट एंड द आउटपुट वोल्टेज लीड्स द इनपुट वन। तो इसके कारण क्या होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप आना चालू होता है, और इनपुट और आउटपुट के बीच में का जो सिग्नल है वो आगे पीछे होता है, उसको ही हम बोलते हैं फेज शिफ्ट। और उसके कारण फेज शिफ्ट आता है, तो क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज आगे निकल जाता है इनपुट वोल्टेज से, द आउटपुट वोल्टेज लीड्स द इनपुट वोल्टेज, इसको ही बोलते हैं फेज शिफ्ट। और मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि इन फेज रहता है, यानी कि इन फेज, आगे मैं पढ़ाता हूँ अभी। द फेज एंगल इन एन इनपुट आरसी सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC1 डिवाइडेड बाय आर इन। और फेज शिफ्ट का जो फेज एंगल है इनपुट आरसी सर्किट में, वो किस फार्मूला से डिफाइन करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC1 डिवाइडेड बाय आर इन, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC1 डिवाइडेड बाय आर इन। अभी यहाँ पे जो है कभी भी ध्यान में लीजिए कि एक ग्राफ है अपना, ए एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ए रेफरेंस, इसको रेफरेंस एक्सिस भी कहते हैं, जहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वो अगर अनचेंज्ड या फिर स्टेबल क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पर लेने का। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम आर इन लेते हैं, क्योंकि आर इन जो है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, और जो भी क्वांटिटी चेंज होने वाले हो XC1, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करें तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो XC1 ये वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो इस तरह ये XC1 होगा, XC1 और ये आर इन, तो ये जो एंगल है थीटा, तो ये tan का फॉर्मूला क्या है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, XC1 डिवाइडेड बाय आर इन। तो इस प्रकार थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC1 डिवाइडेड बाय आर इन। अभी एट मिड रेंज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज शिफ्ट थ्रू द इनपुट आरसी सर्किट इज जीरो बिकॉज XC1 इज इक्वल टू 0 ओम। अभी ये अभी मिड रेंज में क्या होता है, एट मिड रेंज फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि ये जो सॉरी XC1 की वैल्यू है 0 हो जाती है, क्योंकि वो शॉर्टेड होता है, तो रिएक्टेंस XC1 यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू C1 की रिएक्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है, XC1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप भी 0 हो जाता है। तो मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में XC1 की वैल्यू 0, और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0, इसका मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 0 है। थीटा की वैल्यू 0 यानी कि आर इन और आर यहाँ पे XC1 ए एक ही साथ में ये होते हैं। तो फेज शिफ्ट नहीं रहता एट मिड रेंज फ्रीक्वेंसी, द फेज शिफ्ट थ्रू द इनपुट आरसी सर्किट इज 0 बिकॉज XC1 इज इक्वल टू 0 ओम। अभी XC1 की वैल्यू यहाँ कुछ तो रहेगी, मिड रेंज को छोड़कर जो जितना फ्रीक्वेंसी उसको यहाँ पे कम होगी, जैसा जैसा मिड रेंज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे XC1 की वैल्यू
यहाँ पे टच करेगी 0 को, तो जो फेज शिफ्ट हमको मिलने वाला है वो कुछ भी नहीं। एक मिनट, यहाँ पे ऐसे हम जो वेव फॉर्म निकाला इनपुट का, तो आउटपुट का भी सेम वेव फॉर्म रहेगा आउटपुट का। तो इन फेज हमको वेव फॉर्म मिलेगा इनपुट और आउटपुट का। तो फेज शिफ्ट थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए फेज शिफ्ट इनपुट जो आरसी सर्किट है वो फेज शिफ्ट नहीं देगा जब XC1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब वहाँ पे हमको थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी कि हमको जो इनपुट और आउटपुट का जो सिग्नल है वो इन फेज रहेगा, दोनों भी आगे या पीछे नहीं, दोनों भी साथ साथ चलेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।